is Janvi and I welcome you to all in concept classes। आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए रेक्टिफाइंग प्लेन। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसकी इक्वेशन ही पूछी जाती है, आपसे इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है। तो आज हम ये रेक्टिफाइंग प्लेन पढ़ेंगे और आज आई थिंक मैंने 10 to 11 लेक्चर्स करा दिए हैं, तो उन सबका छोटा सा रिविजन भी दे दूंगी कि आप उनको भूले नहीं। ठीक, स्टार्ट करें। देखिए रेक्टिफाइंग प्लेन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? देखिए जहां से हमने एंड किया था, ये क्या थी आपकी, दिस इज योर बायनॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग बायनॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एंड यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। यहाँ पर ही हमने एंड किया था, इनकी इक्वेशन ही सीखी थी। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ही हमें क्या पढ़ना है, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो प्लेन है किसी पे बना होगा, है ना। ये सारे जो हम जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ के आए हैं वो सब किसी पॉइंट पे हमने पढ़ी है ना, पॉइंट के रेफरेंस में। अब ध्यान से देखिएगा, ये T और N है, इनके बीच में क्या होगा, कोई प्लेन होगा, राइट। इनके बीच में क्या होगा, कोई प्लेन होगा, लाइक दिस। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, कोई प्लेन होगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे इनके बीच में प्लेन होगा वैसे ही इनके बीच में भी प्लेन होगा और इनके बीच में भी क्या होगा, प्लेन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तीन प्लेन होंगे ये। हमने जो प्लेन, जो हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनाते हैं वो हम बनाते हैं हमारी प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट पे। समझ में आ रहा है, जहां पर ये टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों बनी होती हैं, या दोनों जहां पर ही जिस प्लेन में लाई करती है वो प्लेन होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब मैं आपको आई थिंक बायनॉर्मल की जब मैं इक्वेशन निकालना सिखा रही थी तब भी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल नॉर्मल पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे क्या होती है, प्रिंसिपल नॉर्मल, और यहीं पर से क्या होती है, उसकी टेंजेंट भी पास होती है। तो जिसमें प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट दोनों होंगे जिस प्लेन में, वो प्लेन क्या कहलाता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सिमिलरली जहां पर बायनॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों हो, बायनॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल ये दोनों होते हैं, उस प्लेन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम नॉर्मल प्लेन। ठीक, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल प्लेन। सिमिलरली अब जो बी और टी के बीच में जो प्लेन बनता है हमारा, या फिर जिसमें टेंजेंट लाइन और बायनॉर्मल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, रेक्टिफाइंग प्लेन। क्लियर, समझ में आया। तो रेक्टिफाइंग प्लेन कहाँ बनेगा, बी और टी में। अब ध्यान से देखिए, ये क्या होते हैं, ये बी, टी और एन आपस में ऑर्थोगोनल ट्राइड शो करते हैं। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब ही, ये वर्ड ही हम वहां यूज करते हैं जहां 90 डिग्री का कुछ यूज हो। तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे बने होते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्मल, रेक्टिफाइंग एंड ऑस्कुलेटिंग। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर ही ओ है ये, तो इसे ऐसे याद कर लीजिए, नॉट मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड टेंजेंट लाइन। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका नॉट से, जिसमें क्या आ रहा है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन ओ से। आपको जैसे सही लगे, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल लाइन है तो नॉर्मल प्लेन उसी पे बनेगा जहां नॉर्मल लाइन होगी। नॉर्मल लाइन के साथ क्या ले लिया आपने, बायनॉर्मल। टेंजेंट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टेंजेंट के साथ क्या बनाता है वो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और बाकी जो बच गया बायनॉर्मल एंड टेंजेंट, वहां क्या बन जाता है, रेक्टिफाइंग प्लेन बन जाता है। देखिए इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हमने वही पढ़ा है। क्या क्या, देखिए लाइन पढ़ा, नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन पढ़ा, बायनॉर्मल, ये प्लेन पढ़ा ऑस्कुलेटिंग एंड टेंजेंट नॉर्मल प्लेन। आज क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो इतनी ही चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है या अभी तक हमें पढ़नी है। तो देखिए पहले देखते हैं प्लेन। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लेन कैसे इक्वेशन लिखते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, प्लेन। क्लियर, ये क्या है आपका, प्लेन है। ये किसी पॉइंट से पास होगा, राइट, किसी पॉइंट से पास होगा और इसके कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर क्यों होगी, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये कोई प्लेन है ना, तो ये भी क्या है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, एंड दिस वन प्लेन जो है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इट मींस कि इस पर भी कुछ परपेंडिकुलर है और इस पे लाइंस भी परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रहा है, इस पे क्या है, लाइंस भी परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट और आप यहाँ याद रख सकते हैं, क्या, अगर किसी दो वेक्टर में, जैसे b यूनिट वेक्टर और t यूनिट
यूनिट वेक्टर के बीच अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आपको कोई थर्ड वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। वेयर एज मान लीजिए अगर किन्हीं दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अगर किन्हीं दो लाइंस के बीच में या यूनिट वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स लीजिए, यूनिट वेक्टर्स लीजिए, किसी के भी बीच में अगर डॉट हो रहा है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हमें क्या मिल जाता है, 0। क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही क्या लगता है, cos थीटा में 90 रखते हैं थीटा की वैल्यू एंड 0 मिल जाता है। वेयर एज यहाँ पर ही क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, सो यहाँ पर ही साइन आता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक थर्ड वेक्टर मिलता है। ये लाइन के केस में था, पढ़ा भी था हमने। ये रेक्टिफाइंग के लिए होगा, क्यों? क्योंकि रेक्टिफाइंग में ही क्या होता है, बी और टी प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हमें क्या मिलती है, प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर। ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका प्लेन है, ये क्या है, कोई पॉइंट है, एंड ये क्या है, कोई आपकी इस पे परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है ना, अगर ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में आपको एन और टी तो इसमें ही मिल जाएगा, है ना। अगर इस प्लेन को हम ऑस्कुलेटिंग मान लें तो देखिए इसमें टी और एन दोनों प्रेजेंट होगा। जब टी और एन दोनों प्रेजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, बायनॉर्मल। क्लियर। मैंने बताया ना अभी यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एन एंड टी दोनों प्रेजेंट होती है, तो जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एन और टी दोनों ही है तो उसके परपेंडिकुलर क्या आएगी, बायनॉर्मल आएगी। क्लियर। अब देखिए ना गाइस, इसके रिफरेंस में क्या मिलेगा हमें, एक आर कैपिटल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, जिसके थ्रू हम पोजीशंस निकालते हैं। देखिए आपने जब क्वेश्चंस देखा होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू हमने सपोज कर ली लाइक टी क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी के कैप। अगर ये कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है इक्वेशन में और क्या दिया हुआ है कि टी की वैल्यू मान लीजिए इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पर पुट करते हैं और हमें मिलता क्या है, आर वेक्टर। और ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। जब मैं आपको ये लाइन की इक्वेशन सिखा रही थी तब मैंने बताया था ये दो लाइन होती हैं जो कि आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। और जब अगर इस लाइन का, इस वाली ए वेक्टर का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं, किसका, इस पॉइंट का। क्लियर। प्लस स्केलर लेते हैं और ये वेक्टर लेते हैं। याद है इतना। तो इसमें ये क्या होता है, ये आर पॉइंट इस रेफरेंस में होता है, मींस ये जैसे मान लीजिए ये आर की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक। इस आर में अगर टी इक्वल्स टू 1 रख देंगे आप तो पी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और ये आर क्या है, इस आर को जैसे जैसे अपने 1 रखा तो यहाँ वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिला, 2 रख दिया तो मान लीजिए यहाँ वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वैसे 3 रख दिया तो यहाँ वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो ये रेफरेंस क्या होता है, समझ में आ रहा है, जिसके रेफरेंस में हम इन सबको फाइंड करते हैं। क्लियर। रेफरेंस समझ में नहीं आता है कि इसमें रेफरेंस है क्या, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर, जब हम वो पॉइंट रख देते हैं जिसपे हमें वो चीज या उस पे प्लेन, देखिए हम किसी पॉइंट पे ही प्लेन या किसी पॉइंट पे ही लाइन पास, सब कुछ एक पॉइंट से ही पास करा रहे हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो हमें चाहिए। क्लियर। ये क्या हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन। अब देखिए समझ में आ गया इतना। अब क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेफरेंस हो गया माइनस पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक। और क्या होता है, डॉट होता है किसके साथ, जो भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बायनॉर्मल इक्वल्स टू 0। क्यों लिया हमने ये इक्वल्स टू 0, देखिए यहाँ पर से ये दोनों भी क्या है, आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं, और जब हम किसी का 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर। और ये क्यों बायनॉर्मल ही क्यों परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि टी और एन तो इसी प्लेन में है, तो इसके जो परपेंडिकुलर बनेगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो क्या होगी, आपकी बायनॉर्मल हुई। क्लियर। समझ में आ रहा है कि आपको इक्वेशंस लिखनी कैसे हैं, लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखनी है। सिमिलरली ऐसे हम ये टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन और बाय नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर आपको सिखाई थी कैसे फाइंड करते हैं, याद है। इसको क्या कहते हैं, आर डॉट, इसके साथ वाली को क्या कहते हैं, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, एंड इसके साथ वाली को क्या कहते हैं हम, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट होल क्रॉस आर डॉट, है ना। तो
देखिए इसके पैरेलल लाइन भी है। ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी जब मैंने इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल सिखाया था। समझ में आ गया ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सिमिलरली इसी तरह ही लिखेंगे हम किसकी इक्वेशन, रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन। कैसे, देखिए अब मान लीजिए ये क्या है आपका रेक्टिफाइंग प्लेन। अगर ये रेक्टिफाइंग प्लेन है तो इसमें बायनॉर्मल और टेंजेंट प्लेन में प्रेजेंट होगी, है ना। बायनॉर्मल और इसमें टेंजेंट प्रेजेंट होगी तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आएगी, एन, प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए भी कोई पॉइंट आर रेफरेंस होगा, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक, और क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होती है हमारी रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन। क्लियर हो रहा है, ये क्या हो गई हमारी रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन। वैसे ही अगर हम नॉर्मल की लिखना चाहें तो अगर ये नॉर्मल प्लेन है तो नॉर्मल में इसमें n आ जाएगा और b आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, t। तो ये क्या हो जाएगी, t। तो उससे अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, कोई रेफरेंस माइनस पोजीशन वेक्टर डॉट t इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये किसकी इक्वेशन होगी, नॉर्मल की, ये रेक्टिफाइंग प्लेन की। अब ध्यान से देखिए करना क्या होता है, आप यहाँ n की जगह कहीं कहीं पे शायद देख लें, n की जगह पे क्या लिख देते हैं, वो एक स्केलर, इसके साथ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट क्रॉस r डॉट। n की जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, कुछ गलत नहीं है इसमें। देखिए हम n की जगह ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन में फाइंड करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन हो ऐसा बहुत ही कम होगा। तो हम क्या करेंगे, जो r रेफरेंस के लिए हम r फाइंड करेंगे, फिर r से ही डॉट निकालेंगे, उसका ही डबल डॉट निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करके यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर, कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन लिख दूं, इजी। ये आप देखिए ध्यान से, हमारी जो रेक्टिफाइंग की इक्वेशन आई कैसे आई थी, वो ये था आपका प्लेन कोई, इस पर से ये पोजीशन वेक्टर p पॉइंट का, ये जिस पॉइंट का है, ये आपकी परपेंडिकुलर कौन सी थी, b। क्लियर, हमने प्लेन की इक्वेशन क्या निकाली थी अभी, r वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट b इक्वल्स टू 0। कैसे निकाला था, समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर हमने r को इसके अंदर x y z है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो x y r के अंदर क्या क्या होगा, देखिए r इक्वल्स टू x y z, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर, सिमिलरली ये वाला वेक्टर कैसे होगा, x y एंड z स्मॉल से हमने डिनोट किया है। क्लियर, एंड ये b वेक्टर, इसे मान लेते हैं हम b1 b2 एंड bc। क्लियर, b3 सॉरी। तो अगर अब इसे हम लिखना चाहें कैसे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसे x, देखिए x कैपिटल आएगा पहले क्योंकि कैपिटल r है, माइनस स्मॉल x। क्लियर, और यहाँ पर b के लिए पहले डॉट b1। क्लियर, प्लस y माइनस y1 डॉट b2। क्लियर, सॉरी ये y1 नहीं है, प्लस z माइनस स्मॉल z डॉट b3 इक्वल्स टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप इक्वेशन, पढ़िए आपने छोटे क्लासेस में इक्वेशन, समझ में आ रहा है। बाकी नॉर्मल की भी आप ऐसे ही ओपन करेंगे एंड ऑस्कुलेटिंग के ऑस्कुलेटिंग के लिए भी। क्लियर, और लाइन की इक्वेशन जो होती है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें, मान लीजिए कोई लाइन थी आपके पास, दो वेक्टर्स थे ना, a वेक्टर b वेक्टर। क्लियर, ये पोजीशन वेक्टर, इसको r वेक्टर माना था, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, वेक्टर r इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ b वेक्टर। क्लियर, तो अब देखिए r की वैल्यू ली हुई है आपने, ये वाले r की वैल्यू भी ली हुई है। अब b ध्यान सुनिए, ये b क्या होता है, ये है कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पर, ये सब भी डायरेक्शन रेशियोज ही शो करते हैं। देखिए अगर इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, r वेक्टर माइनस r वेक्टर अपॉन में b
क्लियर हो रहा है ये? अपॉन में बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हैं इस तरह। अब इसे ओपन कर दे हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे देखिए, एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन b1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन b2 प्लस वाई माइनस z माइनस z अपॉन b3 इक्वल्स टू लैम्डा। इस तरह लिख सकते हैं हम इक्वेशन, लिख सकते हैं ना। एक्स वाई जेड के ओपन किया है हमने, एक्स वाई जेड के थ्रू ही ओपन किया है हमने। तो ये b1 b2 b3 क्या है, ये यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके हैं? पैरेलल वेक्टर के। जब आपको इस तरह की इक्वेशन दी हो ना, तो आप एकदम क्लियर रहिए कि आपको रखना क्या क्या है। यहाँ पर क्या क्या किसकी वैल्यूज आएंगी? पोजीशन वेक्टर वाले की वैल्यूज आएंगी, और ये क्या है, जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, ये एक्स वाई जेड आपके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, whereas ये b2 b3 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके? जो कि उसके परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। और लाइन में एक और रिलेशनशिप था, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वेक्टर ए क्या होता है, लैम्डा टाइम्स होता है वेक्टर बी। क्लियर हो रहा है ये भी एक फॉर्म है लिखने का। आप इन सबको रिवाइज मैंने इसलिए कराया कि आई थिंक इतने से पार्ट में 10 लेक्चर्स हो गए हैं, तो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आई थिंक आज पूरा रिवाइज हो गया है। अभी तक आपने यही पढ़ा कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ये क्या थी आपकी रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन, और ये क्या है आपकी उसी में कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन। समझ में आ गया इतना? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा रेक्टिफाइंग प्लेन था, इसमें इतना ही पूछा जाता है, कुछ नहीं पूछा जाता ज़्यादा। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये एक पूरा पार्ट है। ये आ रहा है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत ही इजी है आगे का, क्योंकि आगे कर्वेचर ये सब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और पॉइंट लेवल हाई जाएगा। अगर ये आपको आ गया है तो बहुत ही अच्छा है। आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पूरा कराऊंगी। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक श्योर कि ये आपको लर्न भी होता जाए। तो टिल दैट, थैंक यू एंड बाय बाय।